हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, होमगार्ड की वैकेंसीज़ हैं, इवन पेट भी नेक्स्ट मंथ में ही है। तो वहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, जिस जिस एग्ज़ाम में ये हिंदी का सिलेबस आता है, आपके हर उस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम की पैटर्न, एग्ज़ाम के लेवल सभी का अंदाज़ा होता है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। और हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम मिल जाएं। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो इस क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं, पहला दक्षिणी हिंदी, बी ऑप्शन संस्कृतनिष्ठ, सी ऑप्शन ब्रज अवधी का मिश्रित रूप, एंड डी ऑप्शन हिंदी उर्दू मिश्रित। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन का फैक्ट जो है मैंने उसके नीचे ही दे रखा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी उर्दू मिश्रित। क्योंकि इसके पीछे का जो फैक्ट है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई ज़बान हिंदुस्तानी भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम और अरबी फ़ारसी के शब्द कम होते हैं। बाकी फैक्ट्स आप अपने आप पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चंस को मैं आपको कराता जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं मागधी, ब्राचड़, ऑप्शन सी है अर्धमागधी, ऑप्शन डी है खस। तो आयोग वालों ने जो उनकी संशोधित कुंजी थी उसमें ऑप्शन ए और सी दोनों को ही राइट ऑप्शंस माना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी अर्धमागधी और ऑप्शन बी ए मागधी, मागधी और अर्धमागधी दोनों को ही माना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी मेवाती, डी बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बुंदेली। ये बोली राजस्थान में बोली नहीं जाती है। बाकी आपकी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये तीनों ही बोलियां आपकी राजस्थान में बोली जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। यानी इसमें जो शब्द दिया है खर, इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है कुंठित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गधा। खर का पर्यायवाची गधा है। और इसी तरह से इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गर्दभ है, धूसर है, बैसाख नंदन है, रासव है, चक्रीवान है आदि। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थाई, ऑप्शन बी केवड़ा, ऑप्शन सी केतकी, ऑप्शन डी करेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, मतलब स्थाई और केतकी, ये तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव केवड़ा है। करेला का तद्भव शब्द इस तत्सम
कारवेल है, मतलब करेला का जो कारवेल है। और किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली भाग 4 में पेज 68 पर स्थायी को तत्सम शब्द बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी इस क्वेश्चन में भी हमें तत्सम शब्द ही बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए कसौटी, ऑप्शन बी काठ, ऑप्शन सी कार्य और ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्य। ये कार्य जो है एक तत्सम शब्द है। बाकी तीनों कसौटी, काठ और कहानी ये तीनों ही तद्भव हैं, और हमें इसमें यही बताना था कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जंगम का विलोम शब्द है। इसमें हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चेतन, ऑप्शन नंबर बी है सुकर, सी है स्थावर, ऑप्शन डी है अगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगम। जंगम का विलोम शब्द स्थावर है। चेतन का विलोम अचेतन होता है, और जड़ तथा सुकर का विलोम दुष्कर एवं अगम का विलोम सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अंत, ऑप्शन बी अथ, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी अर्थ। तो साथियों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तर सी, ऑप्शन सी इति। अथ शब्द का विलोम इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तरल का विलोम शब्द बताना है। तरल कहते हैं हम किसी भी लिक्विड चीज़ को, और लिक्विड का जो विलोम होता है वो सॉलिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नम्र, बी कोमल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन सी कठोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो दोस्तों, पानी में जो उगते हैं उनको हम जलज कहते हैं। जल का मतलब पानी और जा का मतलब जन्म लेने वाले, यानी जो जल में जन्म लेते हैं उन सभी को हम जलज कहते हैं। इसीलिए कमल, मोती पानी में जो उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम जलज पर्यायवाची मतलब अनेकार्थी शब्द दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनको हम जलज कहते हैं। मतलब जलज का जो अर्थ है, या फिर पर्यायवाची भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। मतलब कमल को भी हम जलज कह सकते हैं क्योंकि जल में ही जन्म लेता है, और मोती को भी हम जलज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए
उपयुक्त शब्द लिखिए। मतलब दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है पूर्वाहन, ऑप्शन बी है मध्याहन, ऑप्शन सी है अपराहन, ऑप्शन डी है बिहान। तो इसका राइट ऑप्शन जो आंसर है वो है सी अपराहन, यानी दोपहर के बाद के समय को हम अपराहन कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाहन कहते हैं, और ठीक दोपहर के समय को यानी 12 बजे के समय को हम मध्याहन कहते हैं। मध्य का मतलब भी बीच में होता है और दोपहर का समय बीच का ही समय होता है, और दोपहर के समय से पहले यानी पूर्व तो उसे पूर्वाहन कहेंगे, और दोपहर के बाद और बाद को हम अपराहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो साथियों, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने ही वाक्य में प्रयोग करके देखना। तो ऑप्शन ए है इसका आय, बी है विवाद, ऑप्शन सी है सार, ऑप्शन डी है रूप। क्योंकि हमें इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो विवाद एक पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे आप अगर इसे अपने ही वाक्य में प्रयोग करके देखें तो वहाँ पर जैसे कॉमनली कहते हैं कि वहाँ पर विवाद हो गया। हो गया का मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। सार को भी इसी तरह से वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं और रूप को भी। तो आप लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा कि ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं और आय जो है वो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आय को हम अपने वाक्य में प्रयोग करके देखें तो हम जनरली किसी से पूछने लग जाते हैं कि आपकी आय कितनी है, तो इससे हमें साफ पता लगता है कि आय ही हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें भी हम इसी तरह से पता लगा लेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अपने वाक्य में प्रयोग करके। तो ऑप्शन ए है स्पर्श, ऑप्शन बी है लेख, ऑप्शन सी है दुख, ऑप्शन डी है गरिमा। तो अगर हम स्पर्श को अपने वाक्य में प्रयोग करें तो कहते हैं उसका स्पर्श बहुत ही बेकार है, या फिर उसका लेख बहुत बेकार है। दुख कहते हैं दुख ख़त्म क्यों नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें तो हमें साफ पता लगेगा कि ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं और ऑप्शन डी जो है गरिमा ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। मतलब इन चारों शब्दों में हमें ऐसा शब्द बताना है जो हमेशा ही एक वचन के तौर पे प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है सहायता, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पौधा। दोस्तों इसमें अगर हम पुस्तक का वाक्यों में प्रयोग करके देखें तो हम इसका बहुवचन भी आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर एक वचन में इसका प्रयोग करें तो यह मेरी पुस्तक है, और अगर इसी का बहुवचन में प्रयोग करें तो यह पुस्तकें मेरी है। ऑप्शन सी है लड़का का भी बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़का का बहुवचन होता है लड़के, और पौधा का भी बहुवचन होता है पौधे। लेकिन सहायता एक ऐसा शब्द है जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। चाहे हम किसी की मदद एक काम में करें या दो काम में करें, लेकिन हम कहते हमेशा ऐसे ही हैं कि मैंने उसकी सहायता की, यानी एक वचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सहायता। ये शब्द ऐसा है जिसका हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं संज्ञा के प्रकारों को। तो इसमें हमें शिक्षक की संज्ञा बतानी है, किस प्रकार की संज्ञा है शिक्षक। समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं समूहवाचक संज्ञा हमें एक समूह का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रयोग व्यक्ति विशेष को बताती है। और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हमें भावों को बताती है। जैसे भाव मतलब खुशी हो गई, गम हो गई, दुख हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि शिक्षक के जैसे और भी शिक्षक होते हैं, चाहे वो जो भी हो, हम उसको कॉमनली शिक्षक कह सकते हैं। यदि हम किसी का नाम लेते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का या वस्तु का या किसी स्थान का अगर हम नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाती है। लेकिन शिक्षक जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो हम इसको राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें हमें सर्वनाम के भेद बताने हैं। तो आप सभी को पता होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो 6 भेद मैंने आपको नीचे दे सकते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं। और ऊपर जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें एक गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इन सब में इसका राइट ऑप्शन जो है वो है गुणवाचक। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? अब हमें सर्वनाम शब्द बताना है। तो दोस्तों आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वनाम शब्द 11 होते हैं, जिनमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या होता है। और ऊपर दी गई ऑप्शंस में ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन टी कौन। तो इसमें एक ही सर्वनाम शब्द है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कौन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार बताइएगा। तो इसमें हमें सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको शब्द अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें ये वे पूछना चाह रहा है कि वे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वे हमारा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। क्योंकि वे का प्रयोग हम किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई आम का पेड़ है जो हमसे दूर है लेकिन निश्चित है, तो हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वह एक आम का पेड़ है। और अगर वहाँ पेड़ बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे कि वे आम के पेड़ हैं, लेकिन निश्चित है कि वे आम के ही पेड़ हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, यानी कौन सी क्रिया दे रखी है इसमें। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है अनेक अर्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया। दोस्तों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है ये जानने का कौन सी क्रिया सकर्मक है कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो ये जानने के लिए हम अपने वाक्य में जहाँ भी क्रिया दी हुई होती है उससे पहले क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यही वाक्य है कि राम सेब खाता है, तो खाना इस वाक्य के हिसाब से क्रिया हुई, राम कर्ता, सेब कर्म है। और यदि हम क्रिया से पहले क्या लगाएं और एक क्वेश्चन करें राम क्या खाता है, तो इसका जवाब हमें मिलेगा राम सेब खाता है। और अगर हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन है राम क्या खाता है और इसका जब जवाब देंगे तो आएगा राम सेब खाता है। तो जिस वाक्य का भी हमें जवाब मिल जाता है क्वेश्चन का अपने, तो उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में हमें वाच्य का कौन सा प्रकार है ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में आपको वाच्य की परिभाषा बता देता हूँ। वाक्य को बोलने का जो सही तरीका है उसी को वाच्य कहते हैं। और हिंदी भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। दोस्तों अगर मैं कृतवाच्य को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो कृतवाच्य यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले तो वहाँ पे हमारा कृतवाच्य होता है। यानी कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक भी और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके बाद में अगर मैं कर्मवाच्य को डिफाइन करूं तो कर्मवाच्य की जो परिभाषा होती है इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। और कर्मवाच्य में जो मुख्य क्रिया होती है वो सदैव ही सकर्मक होती है। और इसी तरह से अगर भाववाच्य को भी डिफाइन करूं तो मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी भाववाच्य में, और क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। और मेनली इसकी एक पहचान है कि इसमें असमर्थता और समर्थता दोनों का ही बोध होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो रमेश से बोला नहीं जाता, मतलब इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि रमेश से बोला नहीं जाता, यानी रमेश बोलने में असमर्थ है। अगर एक उदाहरण और दूं इसका तो सविता से खाना नहीं खाया जाता, यानी सविता खाना खाने में असमर्थ है। तो इसी तरह से इन वाक्यों में हमेशा समर्थता और असमर्थता का बोध होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे थे हम लोग। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसका ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य
ऑप्शन सी कृतवाच्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृतवाच्य। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ऑप्शन ए है उसने खाना नहीं खाया गया। ऑप्शन बी है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी है दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ऑप्शन डी है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसके ऑप्शन ए है विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी वीक्षक, ऑप्शन डी विकल्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विरासत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, घास फूस में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो घास फूस, इसमें हमारा ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारा विराम चिन्हों से है और इसके ऑप्शंस हैं योजक चिन्ह, कोष्ठक, उपविराम, अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम। तो जिन वाक्यों में हमें विरोध का भाव प्रकट करना होता है तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमें। तो ऑप्शन ए में मांगने में शर्म करना, ऑप्शन बी है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ऑप्शन सी है सेखी मारना, ऑप्शन डी है भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बीभत्स रस, ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन सी है करुण रस और ऑप्शन डी है शांत रस। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं थोड़ा आपको रस की परिभाषा के बारे में बता देता हूँ। रस क्या होता है? तो अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पाठक यानी पढ़ने वाले को, दर्शक देखने वाले को, या श्रोता यानी सुनने वाले को किसी कहानी को पढ़कर, देखकर या फिर उसे सुनकर मन में जो भाव पैदा होते हैं उन्हें ही हम रस कहते हैं। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि रस हमारे मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है
भयानक रस भी होता है, विभत्स रस भी होता है, अद्भुत रस भी होता है, शांत रस भी होता है। और वैसे 2 रस और भी हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। और मेनली क्वेश्चंस रसों से जो है वो अक्सर स्थाई भाव से ही आता है। किसी भी रस के वो स्थाई भाव पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है, रति को हम प्रेम भी कहते हैं। हास्य रस का स्थाई भाव हंसी होता है या हास्य होता है। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध। और वीर रस का स्थाई भाव उत्साह। भयानक रस का भय होता है। और बीभत्स रस का स्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थाई भाव शांत होता है या इसे निर्वेद भी कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थाई भाव वात्सल्य होता है या ममत्व ममता, जो माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और भक्ति रस का स्थाई भाव अनुराग होता है। तो ये रस की परिभाषा और उनके स्थाई भाव मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बीभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। और इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है उत्तर बी, यानी कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। और अद्भुत रस का मैंने आपको स्थाई भाव अभी अभी बताया ही है। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, अवधिशाला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, में कौन सा छंद है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तोटक, ऑप्शन नंबर बी है बरवे, ऑप्शन नंबर सी है वंशस्थ, ऑप्शन नंबर डी है रोला। और इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बरवे। और बरवे छंद में 12/7 की मात्राएं गिनी जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें अलंकार बताना हमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है रूपक। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। दोस्तों थोड़ी यमक अलंकार की मैं आपको परिभाषा भी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो यमक अलंकार की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो यहाँ पर 2 समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। मतलब शब्द देखने में समान होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें काली घटा, घटा का मतलब हो गया बादल, क्योंकि घटा को हम बादल भी कहते हैं। और जो दूसरा घटा दिया हुआ है इस वाक्य में, जो घमंड के बाद घटा है, तो उसको कहते हैं कम होना।
मतलब पहली बार जो घटा आया है उसका मतलब है बादल, और दूसरी बार जो घटा आया है उसका मतलब है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी बादलों का घमंड कम हुआ। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार की ये पहचान है कि जिस वाक्य में भी यमक अलंकार होगा वहाँ पे दो शब्द आएंगे जो देखने में तो समान होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो इसीलिए इस वाक्य में यमक अलंकार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे पैराग्राफ से है। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में भारत जैसे देश, दोस्तों अगर पैराग्राफ को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में जल्दी, तो उसका एक और तरीका है। उसका तरीका ये है कि पहले आप पैराग्राफ के क्वेश्चंस को पढ़ लें और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिससे कि हमें आंसर्स ढूंढने में थोड़ी आसानी होती है और जल्दी भी आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सिर्फ रिवीज़न कर रहे हैं, तो पहले मैं पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण ये है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। यह लोग निर्धनता तथा विवशता के चक्र में बुरी तरह फंसे होते हैं। सहकारिता ही इनकी शक्ति को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ, और इससे रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्षेत्र बताना है कि अधिकाधिक योग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, या कृषकों की दशा सुधारने में, या योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। यदि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस पैराग्राफ पे ही डिपेंड जो करता है वो है क्वेश्चन नंबर 31, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इस पैराग्राफ पे डिपेंड, क्वेश्चन नंबर 32, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, लेकिन कैसे कर सकती है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शंस हैं, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, या उनकी शक्तियों का अवगत कराकर, शक्तियों से उन्हें अवगत कराकर, या ऑप्शन सी है उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, ऑप्शन डी है उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी को, ऑप्शन डी नंददास को। तो इसका उत्तर है ए, ऑप्शन ए सूरदास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नंद दुलारे वाजपेयी,
ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। आदिकाल के कवि कौन है, आदिकाल के लेखक कौन है, तो यहाँ हमारे लेखक पूछे गए हैं आदिकाल के। तो आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है रंगभूमि, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी मंगलसूत्र। दोस्तों ये चारों ही उपन्यास हमारे गुरु प्रेमचंद्र जी के हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास, और ये चारों ही उपन्यास हमारे प्रेमचंद्र जी के ही दिए हुए हैं। लेकिन इसमें ये ऐसे उपन्यास के बारे में पूछ रहा है जो अधूरा रह गया है। तो प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास जो है वो ऑप्शन डी में है, मंगलसूत्र। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? यानी रानी केतकी की कहानी किस कवि ने लिखी है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खान, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी माधव स्प्रे, ऑप्शन डी है सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खान। तो ये कहानी रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान ने लिखी है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी, समजदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पंक्ति ऊपर दे रखी है ये किसने लिखी है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी नामदेव, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो इसका उत्तर ए है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। ये पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अपूर्वा, ऑप्शन बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन सी गुल मेहंदी, ऑप्शन डी नींद के बादल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपूर्वा। केदारनाथ जी को अपूर्वा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो इसका ऑप्शन ए है बाल बोधनी, ऑप्शन बी है कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र मैगजीन, और ऑप्शन डी है भारतेंदु। तो इसके जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु जो पत्रिका है वो भारतेंदु के द्वारा संपादन उसका नहीं हुआ है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे, और ये बात फैक्ट में है लिखी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो इसमें ऐसे पत्र के बारे में पूछा जा रहा है जो गुलेरिजी जी ने संपादित किया था। इसका ऑप्शन है ए भारत मित्र, ऑप्शन बी नागरी नीरद, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी है समालोचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
समालोचक। समालोचक पत्र जो है वो गुलेरी जी द्वारा संपादित किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है या फिर यूँ कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऐसे ही चलती रहेगी हमारी। और आगे भी चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।